जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का पूरा पेपर सोल्व। हालांकि ये जो पेपर है ये 2020 का है, लेकिन आप यकीन मानिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको तो सोल्व करेंगे ही, साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया वो है टॉपिक ड्रिल से रिलेटेड। तो ड्रिल के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स को लेके, और यहाँ पर है कि वर्ड ऑफ कमांड आर ऑफ डैश टाइप्स, यानी कि जो वर्ड ऑफ कमांड होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है क्वेश्चनरी और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चनरी को हिंदी के अंदर हम क्या कहते हैं? चेतावनी। और एग्जीक्यूटिव को हिंदी के अंदर हम कहते हैं कार्यकारी या कार्यवाही। तो चेतावनी कमांड होती है और दूसरी कार्यवाही कमांड होती है। तो दो तरह की वर्ड ऑफ कमांड होती है हमारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आराम से वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन टू ब्रिंग द बॉडी टू ए रिलैक्स्ड पोजीशन, यानी कि जब भी कैडेट को रिलैक्स्ड पोजीशन में लाना होता है तो हम कौन सी कमांड देते हैं? तो हम कहते हैं उसे आराम से। शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए आराम से कमांड का, शब्द की कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि तेज चल में कदमों की लंबाई कितनी होती है या डैश होती है। तो तेज चल में कदमों की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है भाई? 30 इंच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि जो कमांड शब्द में दो अलग अलग हिस्से होते हैं वो कौन से होते हैं। वही बात होगी कि वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है, वर्ड ऑफ कमांड के दो हिस्से मेंस कौन कौन से होते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्ड ऑफ कमांड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है क्वेश्चनरी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चनरी का मतलब होता है चेतावनी और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी कमांड। तो ये दो हिस्से होते हैं कमांड के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो ड्रिल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन ड्रिल और दूसरी होती है क्लोज ड्रिल। अब अगर आपको पता है तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ओपन ड्रिल क्या होती है और क्लोज ड्रिल क्या होती है, यानी कि ओपन ड्रिल कहाँ पर की जाती है और क्लोज ड्रिल कहाँ पर की जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, कि अगर आपने अभी तक चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको। बिल्कुल, अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं और कंप्लीटली देखते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा यहाँ पे है सही गलत से रिलेटेड। हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो जनरल सैल्यूट होता है, तो जो जनरल सैल्यूट होता है वो इज गिवन फ्रॉम नायब सूबेदार से लेके कैप्टन की रैंक तक दिया जाता है। तो जो सा जनरल सैल्यूट जो हमारा होता है ना, वो हमारा दिया जाता है मेजर जनरल और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को। ठीक है, तो मेजर जनरल और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को हमारा क्या दिया जाता है भाई? जनरल सैल्यूट दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार हिंदी की ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है तो उसका आप अपने ध्यान रखना। जनरल सैल्यूट जो होता है वो मेजर जनरल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि निरीक्षण हमेशा खुली लाइन में होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो निरीक्षण होगा वो हमेशा सही जो खुली लाइन के अंदर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो है कि पीछे मुड़ की कमांड बाएं पैर पर दी जाती है। देखो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो 99.99% जो हमारी कमांड होती है ना, वो हमेशा कमांड जो होती है वो बाएं पैर पर ही दी जाती है। एक दो एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो जो कमांड होती है, चाहे आपसे कोई भी कमांड पूछी जाए, ज़्यादातर जो कमांड होती है ना वो बाएं पैर पर ही दी जाती है, यानी कि लेफ्ट फुट पे ऊपर ही दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन पहले वाली यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल जो सल्यूट होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय नेशनल सैल्यूट होता है वो किसे दिया जाता है। तो वो सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यपाल, और हमारे नेशनल फ्लैग, तो इन तीनों को सिर्फ हमारा नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। हमारे राष्ट्रपति को, गवर्नर ऑफ द राज्यपाल, हमारे जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं उनको, और नेशनल फ्लैग को, तो इनको नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है किससे रिलेटेड, वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे राइफल की सफाई करने के लिए उपयोग में आने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखो। राइट एनी टू आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द राइफल क्लीनिंग। तो राइफल की क्लीनिंग के लिए जो दो वस्तुएं यूज होती हैं उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं। ये 2 मार्क्स में था तो यहाँ पे 2 वस्तुओं के नाम पूछे गए हैं। 5 मार्क्स में भी आ सकता है तो आपको 5 थिंग्स का आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हो गया पुल थ्रू, दूसरा यहाँ पे हो गया वायर गेज, तीसरा यहाँ पे ऑयल है, ऑयल जो सा क्लींजिंग ऑयल होता है, सफाई के लिए ऑयल होता है, चौथा यहाँ पे फ्लैनल सफाई के लिए, और एक फ्लैनल मतलब चिंदी यहाँ पे ऑयल के लिए। तो इस तरीके से ये 5 चीज़ें हैं जो राइफल की सफाई के लिए यूज़ की जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। और ये आप कोई भी राइफल के बारे में अगर पूछा जा सकता है तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिनको आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ट्रिगर में कितने प्रकार के दबाव होते हैं। तो ट्रिगर के अंदर जो प्रेशर होते हैं ना, वो 2 प्रकार के प्रेशर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो सी .22 डीलक्स की लंबाई होती है ना, वो कितनी होती है, तो 43 इंच होती है। कितनी होती है, 43 इंच होती है। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको SLR के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको LMG के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इनकी जो अलग अलग डिटेल है, वेपन ट्रेनिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे के सारे कराए हैं आपको। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक काम आप जरूर कीजिएगा कि आप टेलीग्राम के ऊपर जाएं और टेलीग्राम के ऊपर प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी जो अपने चैनल का नाम है उसको सर्च करें। वहाँ पे रेगुलरली आपको जो भी PDF चाहिए होती हैं, वीडियोज़ को जो लिंक होते हैं, वो मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। वहाँ पर ऑलरेडी हज़ारों NCC के कैडेट्स जुड़ चुके हैं और जो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं अपने एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ इंसास। तो यहाँ पे आपको इंसास की फुल फॉर्म लिखनी है। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। आपसे पूछा जा सकता है कि LMG की फुल फॉर्म बताओ, तो LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। आपसे पूछा जा सकता है कि SLR की फुल फॉर्म बताओ, तो SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है भाई। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही, इसके अलावा जो आज तक इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करके इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट जो फिल इन दी ब्लैंक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, यानी कि आपके NCC एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करके एक PDF तैयार की गई है जिसका नाम है NCC नोट्स इन हिंदी। वो PDF सिर्फ हिंदी के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप उस PDF को ख़रीदना चाहते हैं ताकि आपको सारी की सारी किताबें ना पढ़नी पड़े और सिर्फ आप उसको पढ़ के अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो अगर आप इस PDF को ख़रीदना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, ठीक है, और आप डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इस PDF को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज लिम्बर अप। लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं, तो ए प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल, आई, ब्रेन, टारगेट, एम एंड प्रेस द ट्रिगर एट ऑन। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिम्बर अप कहते हैं। देखो क्या मतलब हुआ, जब भी हम एम के ऊपर पोजीशन करते हैं, जब भी हम किसी भी हमारे राइफल को या पिस्टल को चलाते हैं, तो उसके लिए हमारे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन किस चीज़ में, हमारी पोजीशन ठीक होनी चाहिए, हमारी आंख का, दिमाग का, टारगेट के अंदर जो सभी के अंदर है वो एक तालमेल होना चाहिए। और जब परफेक्ट तालमेल होगा जब भी हम परफेक्ट निशाना लगा पाएंगे। तो वही जो तालमेल बैठाने की जो प्रोसेस होती है ना, जो प्रैक्टिस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिम्बर अप कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सही या गलत लिखें। तो सही गलत हमको यहाँ पे लिखना है। और क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइफल यानी कि .22 डीलक्स की मैगजीन क्षमता 10 राउंड होती है, तो ये गलत है।
0.22 की जो सी मैगजीन क्षमता होती है वो 5 राउंड होती है, ठीक है। कितनी होती है भाई? 5 राउंड होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। इफेक्टिव रेंज ऑफ 0.22 राइफल की जो प्रभावी रेंज होती है वो 25 यार्ड 25 गज होती है, बिल्कुल सही है। और अच्छा निशाना लगाने के लिए 4 मूल आवश्यकताएं होती हैं, गलत है। टोटल कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक तो अच्छी दुरुस्त होनी चाहिए, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एक अच्छा निशाना होना चाहिए। तो ये बात है यहाँ पे, तो 3 होती है इंपॉर्टेंट, बेसिक, एसेंशियल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। HAT, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि HAT के द्वारा भी हम यहाँ पे इसको दर्शाते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि बताओ HAT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HAT जो सी 3 बेसिक आवश्यकताएं होती हैं ना, वही होती हैं। H से हो गया भाई होल्डिंग, यानी कि मजबूत पकड़ होनी चाहिए। A से हो गया एमिंग, मजबूत निशाना होना चाहिए। और T से हो गया ट्रिगर ऑपरेशन, वही मजबूत या दुरुस्त हमारा ट्रिगर ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। HAT का यही मतलब होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि HAT कंसेप्ट का क्या मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि नेशनल इंटीग्रेशन और अवेयरनेस से रिलेटेड राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम और प्रतियोगिताएं की जाती है। देखो, ये कैंप की बात हो रही है NIC की। NIC की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, लेकिन अब इस कैंप को NIC नहीं कहा जाता। अब इस कैंप को जो कहा जाता है वो कहा जाता है EBSB कैंप, ठीक है। तो EBSB की फुल फॉर्म होती है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि EBSB कैंप को पहले क्या कहा जाता था, तो NIC कहा जाता था। या फिर ये पूछा जा सकता है कि NIC कैंप को अब क्या कहते हैं, तो EBSB कैंप कहते हैं। EBSB की फुल फॉर्म है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, और NIC की फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे चाहे पूछा जाए कि NIC के अंदर जो क्या होते हैं, कौन कौन से कंपटीशन या प्रोग्राम होते हैं, या फिर पूछा जाए कि EBSB के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम या कंपटीशन होते हैं, तो आपका जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जिसके अंदर सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, उसके अलावा यहाँ पे स्किट भी हो सकती है। तो बहुत तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता प्रोग्राम होता है। यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम NIAP बोलते हैं। NIAP की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम या नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हर एक डायरेक्टरेट के जो कैडेट होते हैं वो अपनी अपनी स्टेट, अपनी अपनी डायरेक्टरेट को प्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्विज कंपटीशन होते हैं, यहाँ पे नेशनल यूनिटी का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और भी ड्रिल कंपटीशन भी यहाँ पर कराया जा सकता है, स्पोर्ट्स के कंपटीशन भी यहाँ पर कराए जा सकते हैं। वो वहाँ पर जाके भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपटीशन होते हैं, जिसके अंदर रैंक दी जाती है कि ये डायरेक्टरेट की फर्स्ट पोजीशन आई है, इसकी सेकंड पोजीशन आई है, और इस तरीके से बहुत ही अच्छा कैंप होता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। मैंने जो कैंप अटेंड किया था नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो था SNIC। SNIC की फुल फॉर्म होती है स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। दिस कैंप वाज इन नागालैंड। नागालैंड के अंदर था, दीमापुर में। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। तो वन ऑफ द बेस्ट कैंप मैं कहूँगा जो हम NCC के थ्रू जिसको एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेशनल लेवल का ये कैंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि वाई इज नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई। क्यों महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो मेंटेनेंस ऑफ सोवेरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो जिनको पता नहीं है, संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने आप का स्वामित्व वाला देश है, यानी कि कोई दूसरी कंट्री हमको ये नहीं बताएगी कि हमको अपना देश कैसे चलाना है। हम अपने आप डिसाइड करते हैं कि हमको अपना देश कैसे चलाना है। तो इसलिए इंडिया क्या है, संप्रभु कंट्री है, यानी कि सोवरेन कंट्री है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट कल को कहे कि हम इस देश में नहीं रह रहे। ये हमारी है क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि हमारी बाउंड्री को इंटीग्रेट करने की जो हमारी क्वालिटी है उसको हम यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहते हैं। और अगर देश के लोगों के अंदर एकीकरण होगा, एकता होगी, जभी हमारी ये चीज़ें मेंटेन रह पाएंगी। यानी कि सभी देशवासियों के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम एक देश के वासी हैं, इसी के सहारे हम इकट्ठा रहते हैं, हम साथ में रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी, यानी कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए। नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है, नेशनल यूनिटी होती क्या है कि ये भावना, ये फीलिंग कि हाँ हम एक देश के वासी हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या हैं, इंडियन है।
और ये जो फीलिंग होती है ना, यही हमारे अंदर शांति और सौहार्द को बनाए रखती है देश की प्रगति और विकास के लिए। अगर बिल्कुल लोग शांति से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो देश भी तरक्की करेगा, डेवलप होगा। गरीबी और अक्षरता को हटाने के लिए, यानी कि पॉवर्टी और इलिटरेसी को इरेडिकेट करने के लिए बिल्कुल अगर हम शांति से रहेंगे तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो गरीबी हटेगी। गरीबी कब हटेगी? जब हम साक्षर होंगे, जब हम अच्छे से पढ़े लिखेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगेन जब हमें नेशनल यूनिटी होगी, हम सौहार्द से रहेंगे, हम प्यार से रहेंगे, तो हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। आंतरिक सुरक्षा रहेगी, हमारे में एक अकेलेपन की भावना नहीं होगी, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक विकास, जब हमें नेशनल यूनिटी होगी तो हम एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे और इससे हमारा जो सा कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या पॉइंट है? इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगी कि इससे हम एफडीआई को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको हम किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप खुद देखो कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप कहीं पे पैसा लगाना चाहते हैं, अगर वहाँ के लोग शांति से रह रहे हैं, वहाँ पे कोई दंगा नहीं होता है, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे आप फैक्ट्री बनाना या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि किसी देश के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम प्यार से रहेंगे, नेशनल यूनिटी के साथ रहेंगे, तो बाकी जो कंपनियां, फॉरेन की जो कंपनियां, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारा दूसरे देशों के साथ बढ़ेगा। एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो एंड हाउ कल्चर होगा। अगेन दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध बनेंगे। अच्छे संबंध दूसरे देशों के साथ हम जब ही बना सकते हैं जब हमारे संबंध आपस में अच्छे होंगे, तो इसी तरह और डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज ए नेशन बनेगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और मैंने आपको बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए और मेरे हिसाब से अब आपके दिमाग में ये बातें रहेंगी, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय सेना में दिए जाने वाले कोई 5 वीरता पुरस्कारों के नाम लिखो। नेम एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड गिवन टू इंडिया। तो गैलेंट्री अवार्ड यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा परमवीर चक्र है। सबसे पहला परमवीर चक्र जो हमारा मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा हमारा यहाँ पे है महावीर चक्र, तीसरा हमारा यहाँ पे है वीर चक्र, फिर हमारा है शौर्य चक्र, अशोक चक्र, सेना मेडल, वायुसेना मेडल और नौसेना मेडल। तो ये हमारे क्या है, वीरता के पुरस्कार हैं जो कि हमारे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ कैन यूथ ऑफ एनसीसी कैडेट कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। यानी कि जो राष्ट्रीय निर्माण में युवा पीढ़ी एनसीसी कैडेट कैसे योगदान कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग टू अडल्ट एजुकेशन, यानी कि अडल्ट एजुकेशन में खुद भी सीख के और लोगों को अवेयर करके इस चीज़ के बारे में, सामाजिक सेवा में मदद करके। सामाजिक सेवा किसी भी तरीके से हो सकती है, लोगों को किसी चीज़ के बारे में अवेयर करना है, किसी रैली के द्वारा अवेयर करना है, एजुकेशन देनी है, जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देनी है, उस तरीके से हेल्प करनी है। या फिर कोई भी पेंडेमिक फैलता है, जैसे अभी कोविड-19 के अंदर आपने देखा कि एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि एनसीसी के कैडेट्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग में। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देना, नेशनल लैंग्वेज को बढ़ावा देकर, सभी नागरिकों से एक समान बर्ताव करके, सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करके। अगेन जो एनसीसी के कैडेट होते हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं, यानी कि उनको फॉलो करना चाहते हैं। और जब हम अपने समाज की रिस्पेक्ट करेंगे, सभी को प्यार से देखेंगे, तो वे भी हमें फॉलो करेंगे और इस तरीके से हम नेशन बिल्डिंग के अंदर अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों के नाम लिखो। राइट एनी 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन एडवर्सली। एडवर्सली मतलब यहाँ पे नेगेटिवली रूप से जो अफेक्ट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, तो वे 5 फैक्टर हमको यहाँ पे बताने हैं। तो उसमें सबसे पहला है सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म। दूसरा यहाँ पे भाषावाद यानी कि लैंग्वेजम। तीसरा यहाँ पे क्षेत्रीयता की भावना यानी पे रीजनलिज्म। चौथा यहाँ पे जातिवाद यानी कि कास्टिज्म। पांचवा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्थिक असमानता यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और यहाँ पे विदेशी तत्व यानी कि फॉरेन एलिमेंट्स। अब मैं थोड़ा सा इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता यानी कि रिलीजन से रिलेटेड अगर इक्वालिटी हम में नहीं है, अगर रिलीजन से रिलेटेड यूनिटी हम में नहीं है, तो वो नेशनल इंटीग्रेशन को
एडवर्सली इफेक्ट करेगा। लैंग्विज्म, यहाँ पे भाषावाद भी कई तरीके से, अगर हम मानते हैं कि इस भाषा को बोलने वाले सुपीरियर हैं और इस भाषा को बोलने वाले सुपीरियर नहीं है, तो ये भी राष्ट्रीय एकता के अंदर एक अवरोध पैदा करेगा। रीजनलिज्म, कई बार ये भावना होती है कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो सुपीरियर हैं और इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो सुपीरियर नहीं हैं, तो ये भी यहाँ पे किससे रिलेटेड हो गया, ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को, यानी कि राष्ट्रीय एकता को। नेक्स्ट यहाँ पे कास्टिज्म, कास्टिज्म अगेन एक बहुत बड़ी समस्या होती है नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी, कई बार पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल होते हैं खुद के फायदे के लिए लोगों की जो नेशनल इंटीग्रेशन है, नेशनल यूनिटी है जो उनके अंदर, उसको ख़त्म करने का काम करती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भी कई बार नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर एडवर्सली प्ले करती हैं, एडवर्सली रोल प्ले करती हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जब इकोनॉमिक इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, तो उनके अंदर रोष पैदा होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट और एडवर्सली इफेक्ट करने वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है नेशनल इंटीग्रेशन में। और फॉरेन एलिमेंट, कई बार जो विदेशी तत्व होते हैं वो भी नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर एडवर्स रोल प्ले करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाउ डज एनसीसी कंट्रीब्यूट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि एनसीसी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या फ़र्क आता है, और एनसीसी जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता हम में पैदा होती है, सहानुभूति पैदा होती है। सहानुभूति हमारी, हम लोगों को समझते हैं, उनकी जो बातें हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, गहन सोच, किस तरीके से किसी टास्क को कंप्लीट करना है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि काम को करते तो सभी हैं लेकिन क्रिएटिव तरीके से काम को करना, एक अच्छे तरीके से काम को करना होता है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे आगे आती है तो उसको हम क्रिएटिवली सोच के किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होती है वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है किसी भी लीडर की, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके अंदर अल्टीमेट दिक्कत यही होती है कि वे डिसीजन ही नहीं ले पाते कि उनको क्या करना है, और डिसीजन लेना वेरी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे कि इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल की हम किस तरीके से पारस्परिक संबंध बना सकते हैं अपने साथियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और कोपिंग विद इमोशंस, यानी कि भावनाओं में ना बहना, हमें हमारा जो फोकस है वो हमारे टारगेट के ऊपर रखना होता है, भावनाओं में ना बहना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है और एनसीसी हमें ये सभी चीज़ें सिखाती है। तो इस तरीके से एनसीसी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करती है। और कोपिंग विद स्ट्रेस, तनाव का सामना करना, क्योंकि एनसीसी में जब हम होते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने आती हैं जब हमको कोई टास्क जो होता है वो कम समय में तय करना होता है या कम समय में कंप्लीट करना होता है, तो उस समय पर हम जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से इस टास्क को करना है हमको, उसको हम यहाँ पे सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स के अंदर हमको लिखना है राइट एनी 4 ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी एग्जिहिबिट बाय देम, के नीचे यहाँ पर नेम दिए गए हैं, उनके ऊपर पहले तो हमको 50 वर्ड्स का एक नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, और बाद में आपको क्या लगता है कि उनमें कौन सी 5 लीडरशिप क्वालिटी हैं वे हमको यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बताना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे। यहाँ पे लिखा गया है जैसे स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट saga एंड द प्रोपोगेटर ऑफ हिंदुइज्म all over the world towards the end of the 19th century. He spread the message of his master through his preaching. He started Ramkishan mission to motivate youth to take up social service for the development of mankind. ये सोशल नोट है, जरूरी नहीं है आपको यही लिखना है। आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो भी जानते हैं, आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के ऊपर ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि 1893 के अंदर जो हमारी रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी उसके अंदर शिकागो में जाके इन्होंने जो भाषण दिया था और जिसके अंदर अमेरिका के लोगों को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कह के, तो आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में लिखने के लिए, लेकिन आपको एक 50 वर्ड्स का एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। जो भी आप इनके बारे में जानते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इनकी लीडरशिप क्वालिटी कौन कौन सी ये एग्जिबिट करते हैं। पहली बात तो नॉलेज थी, ऑब्वियसली इनको बहुत सारी नॉलेज थी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को लेके, अपने रिलीजन को लेके, वेदों को लेके। जब भी इन्होंने रिलीजियस पार्लियामेंट के अंदर जाके वहाँ पे शिकागो में 1893 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो नॉलेज थी। इंक्विजिटिव जिज्ञासु, जो व्यक्ति इंक्विजिटिव होगा, जो व्यक्ति जिज्ञासु होगा, वही नॉलेज को गेन कर पाएगा, क्योंकि जब भी उसके दिमाग में कोई डाउट आएगा तो वो जिज्ञासु होगा उस चीज़ को जानने के लिए। इनिशिएटिव लेना यानी कि पहल करना किसी काम को करने के लिए। एम्पैथी यानी कि बाकी लोगों को समझना, औरों को अच्छे से समझना। और ओरेटरी स्किल, ऑब्वियसली ओरेटरी, वो एक बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, वो एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। ओरेटरी का मतलब यहाँ पे होता है भाई वक्ता थे। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर थी, ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने रामकिशन मिशन की शुरुआत की थी, और ये इनके गुण हैं, ये कि ये ज्ञान थे, इनके पास जिज्ञासु थे, ये पहल करने की एक क्षमता इनके पास थी, सहानुभूति थी, और वक्त जो बोलने की क्वालिटी जो होती है वो इनके पास थी, इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि किरण बेदी के बारे में अगेन हमको वही 50 वर्ड्स का नोट्स लिखना है यहाँ पे, और इनके बारे में 4 क्वालिटी हमको बतानी है। आपको पता है कि पहली महिला आईपीएस जो इंडिया की है वो किरण बेदी हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छी इंडिया की टॉप कोप थी, यानी कि पुलिस की जो शीर्ष पुलिस जो सर्विस है उसमें से एक थी। वो इनोवेटिव थी और कमिटेड थी अपने सोशल चेंज को लेके, अपने काम को लेके। तो उनके बारे में जो भी, अब वो किस कार्य पर कार्यरत है, उन्होंने क्या किया है अभी तक, जितना भी आप किरण बेदी जी के बारे में जानते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप, अगर कहा गया 50 वर्ड्स, तो 50 वर्ड या 60 वर्ड से ज़्यादा आप ना लिखें, ताकि आप बाकी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएं। और यहाँ पे कौन कौन सी उनकी क्वालिटी थी, तो टैक्टफुल और इनिशिएटिव लेना, लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएटिव लेना लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है। नॉलेज, ऑब्वियसली नॉलेज लीडर के पास होनी चाहिए। डिसीजन लेने की क्षमता, क्योंकि कोई भी पुलिस के अंदर एक अच्छी पोस्ट के ऊपर है, आईपीएस जो वे थी, तो वहाँ पे डिसीजन लेना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लीडर के लिए। और एक ह्यूमन यानी कि मानवता का गुण उनके अंदर था, तो ये इनकी क्वालिटी थी। किरण बेदी भारतीय शीर्ष पुलिस में से एक थी। वह अभिनव और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध थी। ठीक है, अभी भी वे हैं, लेकिन जब पुलिस के अंदर थी तो वो इस तरीके से करती थी। नेक्स्ट है यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी। तो जो भी क्रिकेट के शौकीन है वो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानते होंगे। ऑब्वियसली वे एक लीडर हैं, और उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर है। जो भी आप उनके बारे में जानते हैं, आप अगर चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं, और आपको जो जो भी क्वालिटी उनके अंदर लगती हैं तो वे भी आप अपने एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि डिफाइन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन होता क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो अनुशासन का मतलब एक तो ये होता है कि दिए हुए आदेश का इच्छा से तुरंत पालन करना, और बिना किसी आदेश के भी उचित कार्रवाई करना। अनुशासन क्या होता है, अनुशासन ये होता है कि किसी भी हम काम को प्रतिबद्ध तरीके से कर पाए। अब वो जो काम हमको दिया गया है, तो ये हो सकता है कि वो काम हमको सीनियर के थ्रू दिया गया है, तो हम उसको भी अच्छे से फॉलो करें। और जब हमारे पास कोई आदेश नहीं है, हम खुद सीनियर या हम खुद लीडर हैं, तो उस काम को किस तरीके से करना है बिना किसी के ऑर्डर के, वो भी हम अच्छे तरीके से कर पाए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं भाई, वो हमारी डेफिनेशन है किस चीज़ की, डिसिप्लिन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राइट डाउन द 5 फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल राइट आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है, और फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए गए हैं वो किस कंट्री से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं यूएसए से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वे कौन कौन से राइट होते हैं, तो राइट टू फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, और रिलीजन से रिलेटेड यानी कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ये अधिकार हमारे पास होते हैं। तो ये 5 पूछे थे, हमने यहाँ पे 5 लिख दिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल अनाउंसमेंट इज वन वे कम्युनिकेशन। कौन सी कम्युनिकेशन होती है, देखो कम्युनिकेशन मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है वन वे कम्युनिकेशन और एक होती है 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन के अंदर यानी कि एक व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है या कोई भी बात बता रहा है और दूसरा उसको रिसीव कर रहा है। एक यहाँ पे सेंडर हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो गया भाई, रिसीवर हो गया। इसने इन्फॉर्मेशन दी और इसने इन्फॉर्मेशन ले ली,
तो ये हमारी वन वे कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सिर्फ एक साइड हो रही है। अब कोई भी अनाउंसमेंट हो रही है, कोई भी घोषणा हो रही है, तो वो जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो कोई एक पर्सन कर रहा है और बाकी जो पर्सन है उसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये कैसी कम्युनिकेशन होगी? ये हमारी वन वे कम्युनिकेशन होगी। लेकिन मान लो हम फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक बार वो व्यक्ति बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं। जब वो व्यक्ति किसका काम कर रहा है? सेंडर का काम कर रहा है, हम रिसीवर का काम कर रहे हैं। अब हम जब जवाब दे रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, यानी कि हम सेंडर का काम कर रहे हैं, और वो व्यक्ति सुन रहा है, यानी कि वो रिसीवर का काम कर रहा है। तो वहां पे एक बार के लिए वो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, तो इस साइड की कम्युनिकेशन और फिर इस साइड की, यानी कि ये हमारी टू वे कम्युनिकेशन होगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है भाई इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किसी भी क्षेत्र, कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑन द फील्ड क्या कहते हैं? उसको स्पोर्ट्स स्किल कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट इज ए फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, कि सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं तो ये एक फिजिकल फैक्टर होता है हमारी किसके अंदर? हमारी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी के अंदर। ये बात आपको क्या रखनी है भाई? ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मजबूत रिश्तों के लिए 3 प्रमुख तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो पैशन होना चाहिए, दूसरा इंटीमेसी होना चाहिए, और तीसरा हमारी होनी चाहिए कमिटमेंट। तो यहाँ पे पैशन का क्या मतलब है? कि हमारा हमारे रिश्ते के लिए पैशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए हमको कि हाँ हम इस व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा यहाँ पे इंटीमेसी, इंटीमेसी होता है कि हम कितनी नज़दीकी हमारे बीच में है। और तीसरा होता है यहाँ पे कमिटमेंट, कि हम सिर्फ उसी व्यक्ति के प्रति कमिटेड हैं, और हम कितने कमिटेड हैं। तो ये भी किसी भी रिलेशन के अंदर, मजबूत रिश्ते के अंदर 3 प्रमुख तत्व होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। तो देखो कम्युनिकेशन जो होती है उसको हम ब्रॉडली 2 टाइप से कह सकते हैं। एक तो हो गया हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, और एक हमारी होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो हम बोल के बातों को करते हैं। अब मैं आपको बोल के बता रहा हूं तो ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होगी। लेकिन अगर आप मुझे देख पा रहे होते इसमें, या हम जब किसी से बात करते हैं तो वो किस तरीके से उसके गेस्चर को यूज करता है, उसके पोस्चर को यूज करता है, यानी कि किस तरीके से वो हाथों का यूज करता है, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस का यूज करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो रिप्रेजेंट करती है, वो इसके अंदर जो एक बार तेज करना और एक बार कम करना, ये सारी जो चीजें आती हैं ये नॉन वर्बल के अंदर आती हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही गलत बताना अगेन। तो सही गलत के अंदर एटीट्यूड इज ए माइंडसेट द वे वी थिंक एंड लुक एट थिंग्स। बिल्कुल सही बात है कि एटीट्यूड क्या होता है। देखो एटीट्यूड हम कहते हैं भाई उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। मतलब क्या है कि वो चीज़ों को पॉजिटिवली देखता है। अगर किसी व्यक्ति का नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो चीज़ों को नेगेटिवली देखता है। तो मतलब एटीट्यूड वो होता है कि हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, वो हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बॉडी इमेज इज द वे वी परसीव अवर बॉडी। बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है भाई। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक संगठनों के बीच मजबूत बंधन को आंतरिक व्यक्तिगत रिश्ता कहते हैं। देखो इंटरपर्सनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच बॉन्ड नहीं होता, वो 2 व्यक्तियों के बीच में कैसा बॉन्ड है उसको डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है 2 व्यक्तियों के बीच शारीरिक आकर्षण उसके आवेग को दर्शाता है, यानी कि पैशन रेफर्स टू द फिजिकल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 इंडिविजुअल। सही बात है कि कितना उसके रिलेशन के अंदर पैशन है, तो वो यही दर्शाएगा कि वो फिजिकली और सेक्सुअली कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो उसको दर्शाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट यहाँ पे कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज बैरियर वाइल स्पीकिंग। बिल्कुल गलत है ये। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या कि हम लगातार लगातार, अब देखो कोई भी हम बात कर रहे हैं और बीच में हम रुक जाते हैं, बीच में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो दिक्कत है कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर हम रेगुलरली वो भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो वो चुप करके हमारी बात को सुन रहे हैं, और जब वो बोल रहे हैं हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो इससे गैप तो नहीं आया ना, हम प्रोसेस तो चालू है ना कम्युनिकेशन की। तो इसका मतलब वो बैरियर नहीं है। कंसिस्टेंसी अगर है तो बैरियर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है तो बैरियर है। तो ये इसीलिए स्टेटमेंट ये वाली हमारी कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी भाई? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई है?